इसके अंदर बिहार के बाद अब बीएमसी चुनाव को लेकर तकरार के मुहाने पर है, टूट के मुहाने पर कहिए। बिहार के बाद महाराष्ट्र में गठबंधन की अग्नि परीक्षा होने वाली है और कांग्रेस पार्टी ने पूरा ध्यान महाराष्ट्र में लगा दिया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी इस बार बगैर किसी गठबंधन के ही बीएमसी चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी बिहार में भारी शिकस्त के बाद एकला चलो रे के नारा को बुलंद कर रहे हैं क्या, या फिर एमवीए में जो वहां महाविकास आघाड़ी है उसमें बने रहने के लिए केंद्रीय नेतृत्व की सलाह को वो मानेंगे। मुंबई महानगर पालिका चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति को सीधे सीधे प्रभावित करती है। अब तक शिवसेना और बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़कर बीएमसी पर अपना कब्जा बरकरार रखा करती थी, लेकिन इस चुनाव में शिवसेना उद्धव गुट महाविकास आघाड़ी के साथ है तो बीजेपी की महायुति अलग है। शिवसेना के साथ राज ठाकरे की मन से भी ताल ठोक रही है, जो स्थानीय कांग्रेस नेताओं को पसंद नहीं है, जबकि एनसीपी शरद पवार को शिवसेना उद्धव से कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी का दावा है कि हमें बीएमसी चुनाव में अपनी ताकत दिखानी चाहिए, लेकिन शिवसेना कांग्रेस के अकेले जाने से बीजेपी की जीत देख रही है कि बीजेपी जीत जाएगी। बीएमसी चुनाव को लेकर तेज हुई सियासत के बीच कांग्रेस पार्टी का महाविकास आघाड़ी को छोड़ना इंडी गठबंधन पर सवाल उठा रहा है, अस्तित्व पर ही। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस के नेता मानते हैं कि बिहार में अकेले जाने से कांग्रेस कुछ ज्यादा बेहतर कर पाती। 6 सीटें तो उन्हें बगैर किसी गठबंधन के भी मिल जाती। शिवसेना के मुखपत्र में सामना में लेकर उद्धव ठाकरे ने इसे कांग्रेस का आत्मघाती कदम बताया। कहा अगर अलग जाती है तो आत्मघाती होगा। उद्धव ठाकरे का मानना है कि बीजेपी को रोकने के लिए सभी दलों को महाविकास आघाड़ी को साथ लड़ना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। लेकिन कांग्रेस नेता असलम शेख का कहना है कि खुद की ताकत से ही लड़ना चाहिए ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े। महाविकास आघाड़ी जो है वो अपनी जगह पे है और रहेगी, लेकिन ये स्थानिक स्वराज के जो चुनाव हैं, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, महानगर पालिका के, इसमें ज़्यादातर चाहे वो शिवसेना के लोग हों चाहे हमारे लोग हों, सारे लोगों ने यही कहा है कि ये खुद की ताकत पर लड़ना चाहिए ताकि कार्यकर्ता को पार्टी बढ़ाने का मौका मिले। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव है और कांग्रेस पक्ष ने जो है वो खुद की ताकत पर लड़ने का निर्णय लिया हुआ है। हमारा अलायंस जो है शिवसेना के साथ नहीं होगा, लेकिन हमारा अलायंस शरद पवार जी की पार्टी के साथ पिछले कई वर्षों से वो हमारा नेचुरल अलायंस है। लेकिन सपा नेता अबू आजमी का कहना है कि कांग्रेस का घमंड ही कांग्रेस को डुबो रहा है। नहीं तो कांग्रेस जो कर रहे हो भुगत रही है, देख लीजिए क्या हालत हो रही है हर जगह पे। पिछली बार बहुत ही अखिलेश यादव जी ने बहुत ही संभाल के अलायंस किया और कांग्रेस की सीट यूपी में भी आई और हमारी सीट जो है 37 सीट हम लोग चुनकर आए। अलायंस अगर अच्छी तरह से होता है तो बिल्कुल सही बात है कि जो है इंडिया अलायंस चुनकर आ सकता है, परंतु कांग्रेस का घमंड कांग्रेस को डुबा रहा है। कांग्रेस का कोई वोट बैंक बचा नहीं है। कांग्रेस को वोट, अच्छा कांग्रेस का वोट बैंक जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के लिए कांग्रेस करती क्या है? सिर्फ वोट लेने के लिए। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि जैसे बिहार की जनता ने जंगल राज को हटा दिया है, वैसे ही बीएमसी में भी महायुति ही इस बार सरकार बनाएगी। बिहार की जनता ने जो जीत हासिल की है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास जताया है और बिहार में जंगल राज हटाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है और इसीलिए वहाँ के माता बहनों ने, किसानों ने, युवाओं ने भर भर के मतदान किया है और इसीलिए ये लैंडस्लाइड विक्ट्री वहाँ पर हासिल हुई है। बीएमसी में भी यही जलवा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, महायुति के बीएमसी में, महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन में सभी जगह महायुति जीतेगी। हमारे संवाददाता शिशिर शेलार मुंबई से जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ, और साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हैं। शिशिर, सबसे पहले आप ही से जरा कंफर्म करना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस ने बिल्कुल तस्वीर साफ कर दी है क्या कि बिल्कुल अकेले जाएगी ही जाएगी? क्योंकि इस तरह के विचार आ रहे थे कांग्रेस नेताओं की तरफ से, लेकिन क्या कांग्रेस ने यह कंफर्म कर दिया कि अकेले लड़ेगी बीएमसी चुनाव? शिशिर, आप तक आवाज आ रही है?
लगता है शिशिर तक हमारी आवाज़ नहीं आ रही है। हम आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे शिशिर से कि क्या कुछ कांग्रेस ने क्या कंफर्म कर दिया है। विनोद जी ये बताइए, जिस तरह से कि कांग्रेस की तरफ से ये चर्चा आ रही है, क्या शिशिर आवाज़ आ रही है क्या आपको? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल अब आ रही है। शिशिर जरा बताइए कि क्या कांग्रेस ने कंफर्म कर दिया है कि वो जाएगी अकेले बीएमसी चुनाव में, या अभी ये सिर्फ एक विचार है, एक चर्चा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखिए, इससे पहले मतलब 4 दिन 5 दिन पहले ही मुंबई में जो एक बैठक हुई थी जिसमें महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रभारी जो है चन्नीथला उपस्थित थे, और उनके उपस्थिति में जो यहाँ के स्थानीय नेता है उन्होंने ये ऐलान किया था। उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस को जो है स्थानीय इकाई चुनाव में जो है अकेला लड़ना चाहिए, उनकी मांग है। हालांकि इस मांग को लेकर चन्नीथला ने ये कहा कि ये जो फैसला है ये स्थानिक नेताओं पर छोड़ दिया गया। मतलब ये काफ़ी स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती है कि वो जो बीएमसी चुनाव है, साथ ही साथ मुंबई महाराष्ट्र में होने वाले जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला परिषद के चुनाव है वहाँ पर जो है कांग्रेस अकेले लड़ना चाहती है, लेकिन पूरी तरह से अकेले लड़ना नहीं चाहती। ये भी एक कारण है। उन्होंने कहा कि कुछ कुछ जगह पर जहाँ पर पॉसिबल हो वहाँ पर जो कांग्रेस है महागठबंधन के साथ मिलकर जो है ये चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अगर बात करें खास तौर पर मुंबई की, तो मुंबई में कांग्रेस का ये कहना है कि उनकी ताकत मुंबई में ज्यादा है, इसलिए उनको मुंबई में अकेले लड़ना है। हालांकि इसके ऊपर अगर कांग्रेस के नेताओं की बात करें, खासतौर पर मुंबई की जो अध्यक्ष है कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ जो सांसद है, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि उनको जो उनके नेता है उनकी तरफ से मांग उठी है कि इस बार जो है मुंबई महानगर पालिका इलेक्शन जो है एकला चलो की नीति पर कांग्रेस अपनाने जा रही है। हालांकि मुंबई की बात है, लेकिन मुंबई के अलावा अगर आप पूरी तस्वीर देखें महाराष्ट्र की, तो ऐसे में जो महाविकास आघाड़ी के जो अलग पार्टनर्स है, बात करें हम शरद पवार पार्टी या फिर उद्धव ठाकरे की, हालांकि उनकी तरफ से ऐसी किसी भी प्रकार की बात अब तक नहीं की गई है। मतलब कोई एकला चलो की बात नहीं की गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि इस महाविकास आघाड़ी में मन से भी उनके साथ हो, और इसीलिए हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है कांग्रेस के नेता, खासतौर पर अगर वर्षा गायकवाड़ जो कि मुंबई के अध्यक्ष है, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि मारधाड़ वाली पार्टी जो है उनके साथ कांग्रेस कभी अलायंस नहीं करेगी। उनका कहीं ना कहीं सीधा रुख जो है मनसे की तरफ था। कांग्रेस एमएनएस के साथ कंफर्टेबल है नहीं, ये बात सच है, ये भी एक बड़ा कारण है। लेकिन विनोद जी, उद्धव ठाकरे का जो सामना में लेख है विनोद जी, वो तो बिल्कुल साफ तौर पर उनकी घबराहट दिखा रहा है कि ले देकर एक बीएमसी बची है, कहीं उससे भी ना साफ हो जाए अगर कांग्रेस अलग लड़े या कुछ और दल अगर अलग हो जाए। क्या उद्धव ठाकरे घबराए हुए हैं? लाल जी, अभी शिशिर ने आपको जो लोकल पॉलिटिक्स है उसकी स्थिति स्पष्ट की है। सवाल ये है कि ये तो लोकल लेवल पे ये बातें चल रही है, दिल्ली में क्या हो रहा है? तो दिल्ली में जो हो रहा है वो इस चीज को अगर आप देखिए कि पिछले दिनों जब कांग्रेस पार्टी की यहाँ बड़ी बैठक हुई थी जी, जो बैठक तो थी एसआईआर पे रिवीजन को लेके, लेकिन उनके सामने में अब की तारीख में बिहार का चुनाव और बिहार का इलेक्शन रिजल्ट जो है वो आप कह सकते हैं एक लैंडमार्क है गठबंधन पॉलिटिक्स को लेके। अब बिहार में उनको 6 सीटें कांग्रेस को मिली है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के ही बड़े नेता कह रहे हैं कि इतनी सीटें तो बिना गठबंधन के भी वहां जीत लेते, बिल्कुल ज्यादा भी जीत सकते थे। कम से कम 8% 12% का जो वोट शेयर है उससे तो कम से कम अकेले अगर सब सीट पे लड़ते तो 15-20% शेयर का तो कम से कम हम ख्वाब देख सकते थे। तो ये चीजें उनके मन में एक है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में महागठबंधन अगर ये महाविकास आघाड़ी के साथ जाएंगे तो शिवसेना, राज ठाकरे के मन से, शरद पवार के ये और सपा के साथ मिलके अगर इंडिया गठबंधन बन के जाएंगे तो मुश्किल से मुझे लगता है कि 20 से 22 उनको सीटें मिलेगी लड़ने के लिए। अब कांग्रेस पार्टी की अकेले अब वहां पे अभी 31 सीटें हैं वहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो कांग्रेस पार्टी इस तरह के अलायंस में क्यों शामिल हो? तो मैं इस चीज को देख रहा हूं कि केंद्रीय नेतृत्व जो है उस बात को ये देख रहा है और महसूस कर रहा है कि इंडिया गठबंधन होने से उसको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रीजन में जो बड़ी पार्टियां हैं वो कम से कम कांग्रेस की शेयर हड़प ले रही है। ठीक है, बिल्कुल। और इसी से कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को ये लग रहा है कि अगर ये गठबंधन टूटता है तो बाकी तो जिनका जो नुकसान होगा वो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, वो तो ऐसे भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी का तो समझिए कि नामो निशान भी मिट सकता है अगर बीएमसी से हट जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आज समय की कमी है। शिशिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और विनोद जी आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आगे चलकर हम बात करने वाले हैं कि एसआईआर को लेकर क्यों इस तरह से घमासान मचा हुआ। इसी को लेकर कुछ देर पहले बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर खास मेहमानों के साथ खास चर्चा करेंगे। कौन है जो जोड़े देश को?
विकसित भारत का विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। अब हम बात करने वाले हैं, आज की खास चर्चा करेंगे कि एसआईआर से इतनी घबराहट क्यों भाई, इतनी ज्यादा घबराहट क्यों है एसआईआर से, और खासतौर पर कुछ राज्यों में जहां पर विपक्षी दलों की सरकारें हैं। तो वोटर लिस्ट शुद्धिकरण में एसआईआर पर यह रार क्यों? बिहार के बाद 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सघन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का दूसरा फेज शुरू हो चुका है, चल रहा है, पूरे जोर शोर से चल रहा है। लेकिन विपक्ष शासित राज्यों में एसआईआर को लेकर गजब की बेचैनी सामने आ रही है, खासतौर पर सत्ताधारी पार्टियों में। पश्चिमी बंगाल में 4 नवंबर से शुरू हुए एसआईआर की प्रक्रिया के बाद बांग्लादेश से आए कई लोग अपने मूल निवास को लौटने में लगे हुए हैं। जाहिर है कि बीएलओ ने उन्हें वोटर कार्ड के एवज में कुछ कागजात भी मांगे हैं कि ये भी दीजिए कागज। गौरतलब है कि 2002 के वोटर लिस्ट में जिन परिवारों के नाम हैं उन्हें तो पेपर देने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन बेचैनी जितनी अवैध घुसपैठियों में है उतनी ही उससे ज्यादा टीएमसी सरकार में भी है। टीएमसी के नेता एसआईआर को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। पहले इस विरोध को लेकर लोगों को उकसाते हुए दिखे और अब तो बीएलओ पर वर्कलोड का बहाना बता रहे हैं। कई लोग 25 से ज्यादा बीएलओ की सुसाइड का दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब तक कह रही थी मानबो ना, यानी मानेंगे नहीं, अब सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिख रही हैं। ममता ने बूथ स्तर के अधिकारियों बीएलओ पर अमानवीय कार्य का दबाव का हवाला देकर इसको तुरंत रोकने की मांग तक कर डाली है। लेकिन सवाल यह है कि यही ममता बनर्जी 2 महीने पहले बीएलओ को धमका रही थी कि चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद उन्हें राज्य सरकार के पास ही फिर से आना है, लेकिन अब उन पर हो रहे अत्याचार का हवाला दे रही है। तो बीजेपी के नेता सुकांतो मजूमदार ने पूछा कि अभी बिहार में एसआईआर हुआ है, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर चल रहा है, कहीं बीएलओ की ओर से शिकायत नहीं आई, केवल पश्चिम बंगाल में ही वर्क प्रेशर और आत्महत्या क्यों है? उन्होंने ममता पर एसआईआर में बाधा डालने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी के पत्र का जवाब देते हुए प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी चुनाव आयोग को अपना एक अलग से पत्र लिखा। ममता बनर्जी कौन होती हैं एसआईआर पर रोक लगाने वाली? ये एक संवैधानिक संस्था पर सीधा हमला है। ये देश में 9वीं बार हो रहा है, कोई पहली बार नहीं हो रहा, लेकिन ममता पहले दिन से ही लोगों को डरा रही है। ममता बनर्जी सत्ता खोने के डर से हंगामा कर रही हैं। जो मृत हैं, फर्जी वोटर्स हैं, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, क्या इनके हटने के डर से ममता बनर्जी इतनी ज्यादा परेशान है? साल 2021 के चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के वोट का अंतर महज 22 लाख वोट ही था। 22 साल बाद बंगाल में मतदाता सघन पुनरीक्षण हो रहा है, तो जाहिर है कि इन वर्षों में हजारों लोगों की मृत्यु भी हुई होगी, हजारों लोगों ने अपना निवास स्थान भी बदल लिया होगा, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम बदस्तूर जारी है। तो क्या वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण नहीं होना चाहिए? अब यह अलग बात है कि जिन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर ममता बनर्जी संसद में पहले जोरदार हंगामा किया करती थी, उनके खिलाफ आज उन्हीं को बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। कुछ लोगों ने एसआईआर की शुरुआत होते ही कई शहरों से बस अपना बोरिया बिस्तर भी समेटना शुरू कर दिया है। लेकिन जमीनी सच्चाई भी सामने आ रही है। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों ने बताया है कि वो किस तरह से एजेंट को पैसा देकर पश्चिम बंगाल पहुंचे थे और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके दस्तावेज बनाने में मदद की थी, लेकिन अब एसआईआर के चलते वो भागने के लिए मजबूर हो गए। জামিনটা কিভাবে? এই যে এখন এই পার করে দিচ্ছে শুনলাম এইভাবে। তোমরা এখানে এসো কিভাবে? এসেছিলাম ওই দালালের মাধ্যমে, আগে মানে আগে ওখানে কাজকর্ম ছিল না, অভাবে এসেছিলাম। কতদিন আগে এসেছিলেন? ওই 8 বছর। মানে এসেছিলেন কিভাবে, মানে টাকা দিয়ে? হ্যাঁ, দালাল ধরে। 2002 এর পরে হয়েছে, 2003 সালে এরকম। আপনি কি আদৌ ভারতীয় বাসিন্দা ছিলেন? না না, ভারতীয় বাসিন্দা নয়। ভারতীয় বাসিন্দা বলতে আমি এসেছি বাংলাদেশ চলে যাবো, তাই এখানে বসে আছি। আমরা বিরাটি ছিলাম, পরে এসেছিলাম বর্ডার দিয়ে, আর যাওয়া হয়নি। মোটামুটি 3-4 বছর।
আমি অনলাইনে কাজ করতাম। অনলাইনে এমনি ভাড়া খাটতাম বাইক নিয়ে, ওই তো বাইক নিয়ে র্যাপিডো ফ্যাপিডো করতাম। आज के ज़माने में हकीकत को छुपाना बहुत मुश्किल है। वैसे तो हमेशा के लिए ये बात सही, लेकिन आजकल और ज़्यादा ये हो गया है। बहरहाल टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ता टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का जो BLA 2 है, जो डोर टू डोर काम कर रहे थे, जेन्युइन वोटर्स को हेल्प कर रहे थे, उसके ऊपर हमला कर दिया भाजपा वालों ने। क्यों हमला किया? हमला इसलिए किया, भाजपा का जो वहां पे कंस्पिरेसी था, जेन्युइन वोटर लोगों को हैरास करना, एलिमिनेट करना, फॉर्म नहीं देना, हमारा वर्कर BLA 2 जो थे वो दोनों घर घर डोर टू डोर जा रहे थे। वो कॉन्स्पिरेसी का प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए बुरी तरह से अटैक कर दिया। लेकिन भाजपा के नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि टीएमसी की धांधली अब बड़ी जल्दी बंद हो जाएगी। One representation and few suggestions to Mr. Ganesh Bharati. He is representing from the ECI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम लोग कुछ बात बताया यहाँ SIR को लेकर, और जिस तरीके से ममता बनर्जी नॉन कोऑपरेशन कर रहा है, BLO का रेम्यूनरेशन का फाइल फाइनेंस में पेंडिंग है, उसका बाद आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोवाइड नहीं किया है, और पश्चिम बंगाल में थर्ड पार्टी जो सरकार का लोग नहीं है वो भी डाटा एंट्री कर रहा है, खास करके वेबल्स जो BSK का एम्प्लॉय है, TMC का सब कैडर है। ये सब धांधली बंद होना चाहिए। वैसे तो देश भर में SIR की प्रक्रिया चल रही है और चलेगी, लेकिन बंगाल में तो जबरदस्त खलबली है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ सिकदर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। साथ में संजय सरकार जी, TMC नेता, बहुत बहुत स्वागत संजय सरकार जी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी भी जुड़े हुए हैं और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। पहले प्रसेनजीत आपके पास जाता हूँ। ये तो जिसे कहते हैं ना, मैं थोड़ा सा इसको लाइटर वे में रखता हूँ। प्रसेनजीत, जब कभी भी हम लोग खेत में, क्योंकि मैं तो किसान का बेटा हूं, जब खेत में पानी डालते थे ना तो बिल में छुपे हुए चूहे जो है वो निकलने लगते थे। पश्चिम बंगाल से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की बातें आ रही है प्रसेनजीत दा, उससे तो ये लगता है SIR वही पानी का काम कर रहा है क्या? अब क्या क्या बोले। अब अभी तो पहले बता दें एक इंफॉर्मेशन की मंगलवार को फिर से एक रोड प्रोटेस्ट की ऐलान किया है ममता बनर्जी। बोनगांव में उन्होंने SIR के खिलाफ एक प्रोटेस्ट रखी है। ये बोनगांव बॉर्डर के काफी नजदीक है और ये मोतुआ लोगों की इलाका है, और यहाँ पे काफी सारे इस तरह की बिल में छुपे हुए लोग रहते हैं जो आजकल बॉर्डर से बांग्लादेश भागने की कोशिश में है जी। ये पहली इंफॉर्मेशन है, थोड़ी देर पहले ये ऐलान किया गया। दूसरी बात है, जो चिट्ठी ममता बनर्जी लिखी है इलेक्शन कमीशन को, इसको रद्द करना चाहिए, क्योंकि 3 महीने में इस तरह से SIR का काम नहीं हो सकता। मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं कि 3 महीना में नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने जब सवाल उठाया था कि 3 दिन में पूरे मुसलमान समाज को OBC कैटेगरी में डालने के लिए जो सर्वे है वो नहीं हो सकता, तब इसका जवाब ममता बनर्जी ने दिया नहीं। तो इसीलिए क्या हुआ ना कि ये पूरे मुसलमान समाज को बंगाल में OBC कैटेगरी में घुसाने के चक्कर में जी जो जुडिशियरी ने रद्द कर दिया था, ठीक है, तो लेकिन वो ममता बनर्जी को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने 3 दिन में सर्वे के नाम पर जो करने की कोशिश की, उसके चक्कर में बंगाल की पूरे नौकरी, पूरे जो एजुकेशन सिस्टम पूरे खलबला गया है। बिल्कुल। तो पहले तो उन्होंने ये साबित करे कि 3 दिन में पूरे 3 करोड़
मुसलमानों को ओबीसी सर्वे में कैसे उन्होंने कर दिए थे, तो ये पहले साबित करे, उसके बाद ये चिट्ठी का क्या आधार है ये साबित करे। बिल्कुल, ये तो 3 महीने में ठीक है। तो ये फालतू का चिट्ठी, ये फालतू का ये सब बातें बंद करे, दबाव बनाने की कोशिश है। लौटता हूं आपके पास। ये बहाने बनाने की बातें बंद करे। जो शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया ये सच है। ठीक है। बीएलओ का जो फाइनेंस फाइल है वो बंद है जी। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो दिया नहीं गया। ठीक है। और इस तरह की जो अड़चने डाला जा रहा है इलेक्शन कमीशन की काम पे, इस जो मेजर इश्यूज है इसके बारे में बात करें और फालतू का राजनीति ना करें। ठीक है, मैं लौटता हूं। संजय सरकार जी जो है वो अब जवाब तैयार कर रहे हैं। अभी मुझे लग रहा है मैं संजय सरकार जी के पास पहुंचूं उससे पहले विनोद जी, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं और पश्चिम बंगाल में खास तौर पर, भाई एसआईआर की प्रक्रिया तो बिहार में हुई, सफलतापूर्वक संपन्न हुई, 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में चल रही हैं, आगे और जगहों पर होनी है। कोई पहली बार देश में एसआईआर हो नहीं रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये जो घबराहट है, ये जो खलबली है, उसके पीछे क्या वही है जो अभी हम कुछ लोगों की बाइट सुनवा रहे थे, कुछ लोगों की बातें सुनवा रहे थे कि वो कैसे आए, कैसे उनका कागज बना। लाल जी, मुझे आप थोड़ा सा हम लोगों को याद करना चाहिए, शायद भूल गए होंगे लोग कि जब बिहार के एसआईआर को लेके सारी पॉलिटिकल पार्टियां जब आई थी सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें टीएमसी भी थी। और ये पता नहीं टीएमसी का उसमें आने का क्या मतलब था। बहुआ मोइत्रा गई थी। यस, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा याद करना चाहिए कि उस समय में टीएमसी भी ये एसआईआर के विरोध में वहां सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। और सुप्रीम कोर्ट ने तब भी कहा था इन लोगों को कि एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो इलेक्शन कमीशन का हक है, और इलेक्शन कमीशन को ये पावर देता है कि समय समय पर वो वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के लिए इस तरह की पहल करे। आज अगर ये सारी चीजें आप ये देखिए कि एक साथ ये दूसरे फेज का जो एसआईआर है, एक साथ 12 राज्य और यूटी में ये एसआईआर चल रहा है, सिर्फ इतनी परेशानी पश्चिम बंगाल में ही क्यों है? ये सवाल, और ये पश्चिम बंगाल में क्यों है, ये सवाल का जवाब तो ममता बनर्जी को खुद देना चाहिए। बिल्कुल। जो ममता बनर्जी लगातार 2006-07 के समय में, आपको भी याद होगा कि संसद में अवैध घुसपैठियों को लेके इतना हंगामा करती थी जी। एनआरसी की मांग करती थी जी। वो ममता बनर्जी आज एक शुद्ध, जो आपको कहते हैं प्योर वोटर लिस्ट, वो भी बनाने के लिए राजी नहीं है। तो अगर ये राजी नहीं है तो सच में ये कुछ दाल में काला है। और ये बात बीजेपी जानती है कि क्या ममता बनर्जी सच में एसआईआर के बाद, वो शायद चुनाव के बाद उनका क्या परिणाम होगा, ये अंदेशा उनको ज्यादा सता रहा है। यही कहीं इसी अंदेशा की वजह से इतना तीखा विरोध है क्या संजय सरकार जी? ये जो अंदेशा है, क्या इसी वजह से इतना तीखा विरोध है? क्योंकि हो तो भाई सब जगह पर रहा है, और आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई वोटर है नहीं। अभी हमने कैमरे में कई लोगों की बातें सुनवा दी कि हाँ वो अवैध रूप से आए थे और टीएमसी के लोगों ने उनके कागजात बनाने में मदद की थी। बताइए संजय जी। नहीं, आप तो स्टार्ट बहुत अच्छे तरफ से किए थे लाल बाबू, बहुत अच्छे तरफ से किए हैं। बोले खेत में जब माने पानी डाला जाता है चूहे बाहर निकल। हाँ, ये बिल्कुल स्टार्टिंग बहुत बढ़िया बोला। लेकिन मैं आज उसी को घुमा के बताऊं, अगर नाइट्रिक एसिड निकाल पड़ने से नाइट्रिक एसिड जितना मतलब ये नागीना साफ है ना वो निकाल के आता है। लेकिन यहाँ पर ये नाइट्रिक एसिड पड़ने के बाद में भारतीय जनता पार्टी को शरीर से जो मांस निकाल गया है, अभी कंकाल हो गया पूरा बंगाल में। मतलब ऐसी स्थिति है जो BLA 1 के बाद में BLA 2 देने के लिए चिल्ला रहे हैं, दे नहीं पा रहे। हम बोल रहे हम उधारी में आदमी आपको दे देता, लियन में दे देता, ले लीजिए। ये तो मतलब कंकाल सर अभी दिखाई दे रहा है। इसको जो स्थिति है, इसके एक नेता है सायंतन बोसु बोल रहा है, बोले 26 में भारतीय जनता पार्टी को 26 सीट मिलने वाला नहीं है। अच्छा, एसआईआर के बारे में बोल रहे हैं, मैं आपको खोल के बताता हूँ, मेरे को बीच में मत टूकिएगा लाल बाबू, उम्मीद करता हूं। बोलिए ना, बोलिए बोलिए, पूरी कीजिए बात। हाँ, ठीक है। आज क्या हो गया रेशियो? 90-10 कैसे रेशियो हो गया? मैं आपको बताऊं, मैं एसआईआर का पूरा देखने के बाद बता रहा हूँ। जो 2002 से लेके 2023 के बीच में मैं बताता हूँ, इसमें भारतीय जनता पार्टी के 30 सांसद सदस्य है, जिसमें 2023 तक गोपालगंज में स्वपन मजूमदार जो बनगा तो MLA है उनको था, और दूसरे नाम था गोपालगंज बांग्लादेश, जहां आवामी लीग का शेख हसीना लड़ाई कॉन्टेस्ट करते थे, जहां पर वो भी बहुत भरे से, मतलब 2,51,000 पोल होते थे, 2,50,000 वोट से हसीना भी जीते वहां से। ऐसा स्थिति था वहां पर, इतना लोकप्रिय था। बाद में इंडिया में भाग के आने पड़ा। लेकिन वो स्वपन मजूमदार के भी वही स्थिति है।
2002 में सपन मजुमदार को बाप अच्छा, के, माँ के, इंडिविजुअल सपूत केस छोड़ सपन करके मजुमदार के मुद्दे नाम पर नहीं। आइए। दादा नहीं, मुद्दे पे आते हैं, हाँ, दादा मुद्दे हम किसके लिए, हम किसके लिए लड़ रहे हैं ये सुनिए ना पहले। अशोक कितने नहीं, उनको भी एक ही 2002 में भी नहीं, उसके एमएलए दो बनगा जो दक्षिण से है, असीम सर का जो हरिंगाटा से जो एमएलए है उनको भी एक ही हाल है। भारतीय जनता पार्टी तीन एमएलए, 12 से 15 एमएलए दीदी से मिलके बोले दीदी आप किसी भी हाल में एसआईआर आपको रुकना चाहिए। तो 2002 से 2023 के बीच में बांग्लादेश में जब पॉपुलेशन मतलब 15% हिंदू था वो 6.5% ठीक है, इस पर मैं जवाब लेता हूँ। सुनिए हाँ, आप सुनने के लिए तैयार नहीं। हाँ, नहीं मैं सुन तो रहा था, थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे तब मैं सौरभ जी के पास भी जाएंगे। नहीं, सौरभ अच्छा था, सौरभ मेरा छोटा भाई है, हाँ, बिल्कुल, साथी भी है मेरा, तो छोटे भाई को भी थोड़ा बोलने का मौका दे दीजिए। नहीं, उनका ताऊ मेरे से बहुत, हम लोग बहुत अच्छा रिलेशन, एक साथ में एक समय में हम लोग जी, ठीक है, मैं एक चीज बता, लेकिन उसमें क्या हो गया, मतलब उस समय से लेकर अभी 6.5% हो गया। लगा अगर क्या हो गया, 1 से 1.5 करोड़ अगर वोट का अगर कहीं पे काटा जा रहा है, हिंदू को काटा जा रहा है, ये प्रसन्नजीत बोल नहीं सकता। तो प्रसन्नजीत आरएसएस का दक्षिण कोलकाता का संगठन का आदमी है और कोई पत्रकार नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है, प्रसन्नजीत दा के ऊपर आपने हमला कर दिया, प्रसन्नजीत दा के ऊपर हमला कर दिया, सारे दावा कर दिया, आपने कह दिया 26 सीटें भी नहीं आएगी। मैं कहता हूं आपको अगर ये लग रहा है कि इनकी 26 सीटें भी नहीं आएगी तो एसआईआर जैसी संवैधानिक प्रक्रिया पे क्यों इतने आप घबराए हुए हैं, ये बताइए मुझे। मैं आता हूं आपके पास सौरभ दा के पास पहले। सौरभ दा बताइए, सौरभ दा की पहले प्रतिक्रिया लेते हैं। सौरभ दा ये बताइए कि जो बातें अभी संजय जी ने कही कि भाई जो बीजेपी है उसका रुख इस तरह का है, वो एसआईआर को लेकर कहां खड़ी है, आप जरा उस पर जवाब दीजिए। और उन्होंने कहा कि भाई इनकी तो 26 सीटें भी नहीं आने वाली। हमने साइंसन को बोला इनका नेता नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, 26 सीटें आएगा नहीं आएगा ये लेके खुश रहे संजय दा और उसका पार्टी। हम तो चुनाव लड़ेंगे, जनता के पास जाएंगे, जो जनता जो राय देगा हम उसको स्वीकार करेंगे। यही भाजपा हर स्टेट में करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नए तथ्य हमको सुनने को मिला, जैसे प्रसन्नजीत दा दक्षिण कलकत्ता में रहते, मेरे को पता नहीं था, मैं बचपन से जानता हूं उनको। दूसरी बात है कि देखिए मैं मुद्दे पे आता हूं। हाँ, बिल्कुल, थोड़ा लाइटर मोड में बोल रहा था। देखिए यहाँ पे सिंपल बात है कि एसआईआर कर रहा है भारत का चुनाव आयोग। एसआईआर तो बीजेपी नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग एक शासित संस्था है और चुनाव आयोग अगर इसको एसआईआर को इंप्लीमेंट कर रहा है मतलब ये राष्ट्र का काम कर रहा है। तो तृणमूल हो, बीजेपी हो, सीपीएम हो, कोई भी हो, आम आदमी हो, इसमें सहायता करना चाहिए। बिल्कुल, आपने एसआईआर का काम पे जितने तरीका से आप नाराजगी जताने का जगह था आपने सब आजमा लिया। तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आपको थप्पड़ मारा और बोला इसको करना है, इसमें कोई रोक टोक नहीं लगेगा, डंके के चोट पे एसआईआर होगा। तो फिर ऐसे आता है तो उसके बाद ममता दीदी इतना घबरा क्यों गई? कभी वो चिट्ठी लिख के बोल रहे हैं कि एसआईआर को रद्द किया जाए, कभी उसका प्रवक्ता कुणाल घोष जी जो बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो बोल रहे हैं कि हमारे आदमी को पीटा जा रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में है, पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये लंबे समय बाद सुनाई पड़ा कि बीजेपी वालों ने टीएमसी वाले को पीट दिया। बीजेपी वालों ने टीएमसी को मारा, ये भी सुनना पड़ रहा है। ठीक है, ये ओवरऑल क्या है कि टीएमसी पार्टी इसमें इसलिए डर गया है, जो पानी का मिलावट करते थे, जैसे आपने शो का शुरुआत किया था कि 22 लाख का एक फासला था। यही आप देखिए बिहार बांग्लादेश के साथ या और कोई कंट्री के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता है। ये बिहार से लगभग 60 लाख से ऊपर नाम बात बिल्कुल, ये बात सही है कि एसआईआर की ज्यादा जरूरत है बंगाल में। मैं लौटता हूँ दादा, बंगाल में ज्यादा जरूरत है और ये नाम जब बढ़ जाएगा टीएमसी कहाँ पे खड़ा होगा ये संजय दा भी जानते हैं, यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग जानते हैं। लौटता हूँ प्रसन्नजीत दास, संजय जी ने कुछ आपके प्रति बहुत ज्यादा प्यार दिखाया है, आप अगर संक्षेप में कुछ बोलना चाहें तो। नहीं, मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये ममता बनर्जी कल एक एक्स में लिखकर बताई थी, शोक जताया था कि 4 नवंबर से कल तक 28 लोग एसआईआर के कारण उन्होंने प्राण त्याग दिए हैं। तो मुझे तो पहले ये ममता बनर्जी को सवाल पूछना है कि ये 28 लोगों को उन्होंने वोटर लिस्ट से उनका नाम
कटवाना है कि नहीं कटवाना है ना, कटवाने का काम किया है कि नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि पूरे बंगाल के लोगों को पता चलना चाहिए कि हर कब्रिस्तान में और शमशान घाट में ममता बनर्जी पुलिस को बोल दिया है कि जो भी मरेंगे उनको एसआईआर में, माने अननेचुरल डेथ है तो एसआईआर में डालना है। तो ये दादा को समझना चाहिए। तो ठीक है। कोई अगर मर जाए। तीसरी बात यह है कि अगर ये मरने का रेट है तो 2002 से 2025 तक कितने लोग मरे हैं, तो और कितने लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करने की जरूरत है, वैसे बाहर करना है। तो इसीलिए एसआईआर जरूरत है सर जी। सिर्फ ये काम कर दे तो कृपा करके तो एसआईआर ठीक हो जाएगा। ठीक है विनोद जी, बंगाल में जिस तरह से टीएमसी वर्सेस बीजेपी है, एक बात तो बिल्कुल साफ है, एसआईआर तो वहां होना है। ठीक है, इसको तो अब कोई नहीं रोक सकता, सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी मिल चुकी है। ऐसे में आप आगे इस मामले पर क्या होता हुआ देख रहे हैं विनोद जी? दादा जवाब तो इनको लालजी मिला है, सरकार साहब को सौरभ जी ने दिया है, बहुत शानदार तरीके से टेक्निकल बातें रखी है। मैं भी सरकार साहब के सामने में कुछ टेक्निकल बात ही रखता हूं। रख दीजिए कि बीएलओ जो है, जिसको आप अगर इलेक्शन कमीशन ने 2002 का एक बेंचमार्क दिया कि 2002 में के लिस्ट में, वोटर लिस्ट में जो वेबसाइट पे है, उसमें जिन परिवारों का नाम है, ठीक, उन्हें कोई पेपर देने की जरूरत नहीं है जी। तो दादा आपके साथ में दिक्कत क्या है? इस बीएलओ के जो आप वर्कलोड बता रहे हैं, उन 2002 के वोटर लिस्ट में जो भी मतदाता होंगे, उनके परिवार को तो कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कहां से आए, किस तरह से आए, आपका वोट कब था, पहले कब कटा, कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन 2002 के बाद जो बंगाल में बढ़े हैं, तो क्या ये सच नहीं है कि एक एक जगह पे आपके एक बीरभूम से लेके और जो भी अब 2-3 जगह का नाम जो मीडिया में खबर है, ठीक है, कि 45 से 50% तक वोटर्स वहां बढ़े हैं। वो वोटर्स कहां से आए? क्या इतने नए बच्चे पैदा लिए 22 साल के बाद? ये जो सवाल है कि एक एक जिले में जो 40% 50% वोटर का इजाफा है, ठीक है, तो क्या इलेक्शन कमीशन इसको एक प्योर शुद्धिकरण के लिए प्रयास ना करे? बिल्कुल करना चाहिए। ये सारे सवाल आप पे हैं कि आप इन चीजों को कैसे लेते हैं। संजय जी एक बात और, कुछ बीएलओ की मौत की बात आ रही है, तो इसमें एक थ्योरी तो ये भी है संजय जी कि भाई जिनके नाम कट रहे हैं उन्होंने उनको धमकाया है असामाजिक तत्वों ने, एंटी सोशल एलिमेंट्स ने। बताइए। धमकार है तो जो मालिक का तोता है ज्ञानेश कुमार, जो नरेंद्र मोदी को जो तोता है, ठीक है ना, तो ये भी तोता का भी एक छोटा मतलब 10 सेकंड में कहानी सुना देता हूँ। तो तोता जब मालिक पूछ रहा है, अरे ये तो बिहार में तो गजब कर दिया, गजब तू किया कैसे? बोले मालिक हम तो 2ab का फॉर्मूला जो आप a² + 2ab + b² का जो फॉर्मूला बताया, सोशल मीडिया पर और भी बहुत सारा चल रहा है। A2ab का सवाल बिहार में कर दिया। बोला आपको 2ab का सवाल किया है मालिक, आपको दिया मैंने, कौन सा गलत कर दिया? ये चुनाव आयोग को दबाव है, ओरिजिनल जो वोटर है इसको नाम कटो। जैसे बिहार मैं इसी पर सौरभ जी की भी प्रतिक्रिया लेता हूं, क्योंकि समय की कमी है। सौरभ जी क्या बीएलओ पर एंटी सोशल एलिमेंट का दबाव है? बताइए। बिल्कुल है, ना केवल एंटी सोशल एलिमेंट का दबाव है, लोकल तृणमूली गुंडा नेता और इसके सारे जो तंत्र है सबके ऊपर दबाव है। शुक्रिया। बिहार का मिर्ची शुक्रिया। आप सभी का ये कर्तव्य बनता है कि बीएलओ जो इस काम में लगे हुए हैं उनको संरक्षण दीजिए, उनको काम करने दीजिए। एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दी है, करने दीजिए। जो फिर उसके बाद जो भी होगा फेयर में, जो जीते जो हारे उससे कोई मतलब नहीं बनता लोकतंत्र में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सौरभ सिकदर जी, शुक्रिया संजय सरकार जी, शुक्रिया प्रसेनजीत दा, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल समय की कमी है, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि कर्नाटक में किस तरह से